नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे मौर्य काल को लेकर, यानी अपनी कौन सी सीरीज चल रही है, क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम मौर्य काल को लेकर 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी मौर्य काल को लेकर चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास काफ़ी पसंद आ रही है। आपका जो रेस्पॉन्स मिल रहा है कि सर हमें रेगुलर क्लास उपलब्ध करवाएं, हम आपके नोट्स से हम नोट्स बना रहे हैं, यानी हम अपने नोट्स भी आपकी क्लास से तैयार करने का काम कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के उल्लेख के बारे में कि मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र में मिलता है, इंडिका में मिलता है व अशोक के शिलालेखों में। अर्थशास्त्र में क्या है? नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं, बस प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है। यानी अर्थशास्त्र में क्या है? नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं दिया गया है। किसका उल्लेख मिलता है? प्रांतीय प्रशासन का। बात करें इंडिका की, तो इंडिका में क्या है? मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। और साथियों, अशोक के शिलालेखों में भी अधिकारियों के नाम मिलते हैं। यानी अशोक के शिलालेखों में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है? परिषा कहा गया है। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अशोक के शिलालेखों में। और अशोक के शिलालेखों में प्रांतियों को क्या कहा गया है? चक्र कहा गया है। यानी प्रांतों को क्या कहा गया है? चक्र कहा गया है। बात करें मौर्यकालीन प्रशासन की प्रकृति के बारे में कि प्रकृति कैसी थी इसकी, तो मौर्यकालीन प्रशासन की प्रकृति के बारे में बात करें तो यह कैसी थी? केंद्रीय राजतंत्रात्मक, यानी केंद्रीय निरंकुश। बात करें स्वरूप को लेकर, तो प्रथम भारतीय राज्य लोक कल्याणकारी स्वरूप था, यानी राजनीतिक भारत की स्थापना, यानी अखंड भारत का निर्माण। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो राज प्रशासन सेना व न्याय का सर्वोच्च था। यानी राज्य प्रशासन या क्या है? सेना व न्याय का सर्वोच्च था। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि अर्थशास्त्र में राजा को दिए गए निर्देशों को लेकर कौन कौन से राजा को निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश दिया गया है कि राजा समस्त शक्तियों को अपने हाथों में निहित रखे। दूसरा पॉइंट, राजा वह करे जो जनता के हितकर में हो, यानी हित में हो, वह नहीं करे जो स्वयं के हित में हो। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में। या क्या है? राजा को दिए गए निर्देश थे। कहाँ पर? अर्थशास्त्र में। बात करें तीसरे निर्देश को लेकर, तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि राज्य कभी भी एक पहिए पर नहीं चल सकता है। वैधानिक आवश्यकता मंत्रिपरिषद की, यानी वैधानिक आवश्यकता किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मंत्रिपरिषद को उसने राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही मौर्य काल में देखने को मिलती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही कहाँ पर देखने को मिलती है, तो कहाँ पर देखने को मिलती है? मौर्य काल में। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें नगद वेतन देने का उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगद वेतन देने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यानी ऐसा पहला कौन सा ग्रंथ है जिसमें नगद वेतन देने का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में। बात करें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा कौन सी थी? कारसापण, यानी पण, जो कि क्या था? चांदी का सिक्का थी। यानी मौर्यकालीन राज्य की मुद्रा क्या थी? कारसापण इस कहते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पण के नाम से। यह क्या था? एक चांदी का सिक्का था। बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, मंत्रिपरिषद में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे। तो बात करें पहले सामान्य मंत्री, दूसरे मंत्रिण। तो सामान्य मंत्री को देखें जिन्हें 12,000 कारसापण, यानी कारसापण कहें विषय कहें, जिन्हें 12,000 कारसापण मिलता था। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य को 12,000 पण वार्षिक मिलता था। बात करें दूसरे प्रकार के अधिकारी के बारे में, मंत्रिण को लेकर, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसमें राजा के अत्यंत विश्वास पात्र लोग शामिल होते थे, जिसमें 3 से 5 लोग होते थे, जिसमें मंत्री या प्रधानमंत्री, युवराज व सेनापति शामिल होते थे। इनका वेतन सर्वाधिक कितना था? 48,000 पण वार्षिक होता था। किनका? मंत्रिण का, जिसमें क्या कुछ विश्वास पात्र लोग ही शामिल होते थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि तृतीय श्रेणी में अंगरक्षक
व सेवक शामिल होते थे जिनका वेतन सबसे न्यूनतम 60 पड़ था। जिनका कितना वेतन था? न्यूनतम 60 पड़ था। बात करें अगले पॉइंट को लेकर, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के अभिलेखों में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है? परिषद कहा गया है। अब देखते हैं प्रशासन को हम 3 प्रकार से देखेंगे। पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन को लेकर, तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे नगर प्रशासन को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रीय प्रशासन को लेकर। तो केंद्रीय प्रशासन में आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि राजा सर्वे सर्वा था। यानी राजा कौन होता था? सर्वे सर्वा। राजा प्रशासन सेवा व न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा को प्रशासन में सहयोग देने हेतु 18 तीर्थ होते थे। यानी आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजा को प्रशासन में सहयोग देने हेतु कितने तीर्थ होते थे? 18 तीर्थ। सबसे प्रमुख तीर्थ मंत्री व पुरोहित थे। इन्हें महामात्य भी कहा जाता था। यह प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि तीर्थों से नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? अध्यक्ष। यूनानी इतिहासकारों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहकर संबोधित किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि तीर्थ व अध्यक्षों के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में तृतीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें युक्त या उपयुक्त कहा गया है। आपको ध्यान रखना होगा युक्त कौन थे और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते थे? अध्यक्ष कहते थे। और प्रथम श्रेणी के कौन होते थे? तीर्थ, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? महामात्य के नाम से। यानी जो प्रमुख तीर्थ होते थे मंत्री व पुरोहित, इन्हें किस नाम से जानते हैं? महामात्य के नाम से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक के अभिलेखों में विस्तृत मंत्री परिषद का उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु तीसरे शिलालेख में युक्त यानी उपयुक्त व प्रादेशिक व राज्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा गया था युक्त, प्रादेशिक व राज्यों को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के तीसरे शिलालेख में युक्त, प्रादेशिक व राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, जबकि अशोक के छठे शिलालेख में प्रतिवेदक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है जो कि सूचना देने वाला अधिकारी था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में सूचना देने वाले अधिकारी को किस नाम से जानते हैं? यानी सूचना देने वाला अधिकारी था, उसका उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में? तो आपको ध्यान रखना होगा छठे शिलालेख में कौन से अधिकारी का उल्लेख मिलता है? प्रतिवेदक नामक अधिकारी का। इसका क्या कार्य था? यह सूचना देने वाला अधिकारी होता था, यानी यह सूचना देने का कार्य करता था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा उपदा परीक्षण को लेकर कि उपदा परीक्षण क्या था। तो इसमें आपको आंसर करना है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? उपदा परीक्षण। अब बात करें अध्यक्ष को लेकर कि राजा सहित कितने अध्यक्ष होते थे? 27। यहाँ से आपसे प्रश्न देखने को मिलता है कि लक्षणाध्यक्ष किसे कहते हैं, पंड्याध्यक्ष किसे कहते हैं, कुब्याध्यक्ष किसे कहते हैं। तो इन अध्यक्ष और इनके द्वारा किए गए कार्य यानी इनकी जिम्मेदारी यानी इनके पद को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। आपसे पूछा जाए कि लक्षणाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष कौन था, तो यह टकसाल अधिकारी होता था। वह सिक्कों का निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता था? रूपदर्शक। आपको यह हाईलाइट दिख रहे हैं, यह हाईलाइट किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बात करें दूसरे अध्यक्ष को लेकर, दूसरा अध्यक्ष आपको ध्यान रखना होगा पंड्याध्यक्ष। यह क्या था? व्यापार व वाणिज्य का अधिकारी। बात करें तीसरे को लेकर कुब्याध्यक्ष, यह कौन होता था? जंगल की वस्तुओं का निरीक्षक करता। बात करें अगले को लेकर सीताध्यक्ष, तो यह आपको ध्यान रखना होगा राजकीय वन्य भूमि यानी कृषि अधिकारी कौन? सीताध्यक्ष कहलाता था। आपसे पूछा जा सकता है सुनाध्यक्ष, यह कौन होता था? बूचड़ खाने का अधिकारी यानी अवैध पशुओं की रक्षा करने का यह कार्य करता था। बात करें अगले अध्यक्ष को लेकर विविताध्यक्ष, यह कौन होता था? चारागाह का अधिकारी। बात करें सुराध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष में आपको ध्यान रखना है आबकारी विभाग का अधिकारी। बात करें अगले अध्यक्ष को लेकर अकाराध्यक्ष, यह कौन होता था? खान का अधिकारी। साथियों बात करते हैं 9वें अध्यक्ष को लेकर।
आपको ध्यान रखना होगा पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष कौन होता था? मापतौल का अधिकारी। यहीं पर आपको एक नोट ध्यान रखना है, प्रत्येक 4 माह बाद मापतौल की जांच करता था कौन? पोतवाध्यक्ष, जो कि कौन था? मापतौल का अधिकारी। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा पत्तनाध्यक्ष। यह कौन होता था? बंदरगाह का अधिकारी। नेक्स्ट मुद्राध्यक्ष, यह कौन होता था? पासपोर्ट अधिकारी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दूताध्यक्ष, जुआ अधिकारी। लवणाध्यक्ष, नमक अधिकारी। सूत्राध्यक्ष, वस्त्र अधिकारी। शुल्काध्यक्ष, राजस्व अधिकारी। गणकाध्यक्ष, गणिकाओं का अधिकारी। यहाँ पर आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में गणिकाओं से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी तथा गणिकाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। उसके बाद आपको 17वें नंबर का अध्यक्ष ध्यान रखना होगा स्वर्णाध्यक्ष। यह क्या करता था? सोने की जांच करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? स्वर्णाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अधिकारी। संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक संस्थाओं यानी व्यापारिक संस्थाओं या मार्गों का अध्यक्ष कौन होता था? संस्थाध्यक्ष। देवताध्यक्ष, धार्मिक अधिकारी। बंधनागार अध्यक्ष, कारागार का प्रमुख। यहाँ पर आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि जेलों की देखभाल करने का कार्य प्रशासता नामक अधिकारी के द्वारा भी किया जाता था। कौन से अधिकारी के द्वारा? प्रशासता नामक अधिकारी के द्वारा। उसके बाद आपको अगला अध्यक्ष ध्यान रखना होगा हस्ताध्यक्ष। यह हाथियों का प्रमुख होता था। महामात्या प्रसर्ग या महामात्या प्रसरण के नाम से जानते हैं, यह कौन होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? महामात्या प्रसर्प। मानकाध्यक्ष, समय और दूरी का अधिकारी। आयुधागाराध्यक्ष, कौन? आयुधागाराध्यक्ष, शस्त्रागार अधिकारी। कोष्ठगाराध्यक्ष, भंडार गृह का अधिकारी। अक्षपाटलिक, सर्वोच्च लेखाधिकारी। यहीं पर आपको नोट कर ध्यान रखना है कि महामात्या प्रसर्ग व अक्षपाटलिक को 26 अध्यक्षों में शामिल नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं 18 तीर्थों को लेकर कि 18 तीर्थ कौन कौन से थे और उनके कौन कौन से कार्य थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्री व पुरोहित के बारे में। तो यह राजा का सर्वोच्च सलाहकार होता था कौन? मंत्री या पुरोहित। यह सबसे प्रमुख तीर्थ जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। चंद्रगुप्त के समय यह पद कौटिल्य के पास था, जबकि बिंदुसार के समय यह पद कुछ समय के लिए कौटिल्य के पास, बाद में राधागुप्त के पास रहा। अशोक के समय यह पद राधागुप्त के पास था। तो आपको तीनों मौर्य काल के शासकों और उनके प्रधानमंत्रियों के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिल गई। तो पहला तीर्थ कौन होता था? मंत्री या पुरोहित। यह राजा का सर्वोच्च सलाहकार होता था। बात करें दूसरे तीर्थ को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा युवराज। यह राजा का अधिकारी होता था। तीसरा सेनानी, सेनापति या युद्ध विभाग का अधिकारी। चौथा कौन होता था? प्रदेष्टा। यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था कौन? प्रदेष्टा। और फौजदारी न्यायालय को हम किस नाम से जानते हैं? कंटक शोधन के नाम से। बात करें व्यवहारिक, यह दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश होता था। और दीवानी मामलों यानी दीवानी मामले जिस न्यायालय में चलते थे उसे क्या कहते थे? धर्मस्थनीय। बात करें अगले तीर्थ को लेकर सन्निधाता, यह राजकीय सर्वोच्च कोषाध्यक्ष होता था। बात करें 7वें समाहर्ता, यह राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जो कि न केवल राजस्व एकत्रित करता था अपितु आय व्यय का ब्यौरा रखता था तथा वार्षिक बजट भी तैयार करता था। बात करते हैं 8वें तीर्थ को लेकर। 8वां तीर्थ कौन सा है? कार्मांतिक। यह उद्योगों का सर्वे सर्वा होता था, यानी उद्योगों धंधों का प्रधान निरीक्षक क्या कहलाता था? कार्मांतिक। बात करते हैं 9वें नंबर को लेकर नायक, यह सेना का संचालक होता था। बात करते हैं 10वां कौन? द्वारिक, यह राजप्रसाद का रक्षक तथा महल के कर्मचारियों का प्रधान क्या कहलाता था? द्वारिक। बात करते हैं अगले नेक्स्ट 11वें नंबर पर अंतवर्षिक, यह रनिवास का रक्षक तथा सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। बात करते हैं 12वें तीर्थ को लेकर, आपको ध्यान रखना है आठविक, यह वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बात करते हैं 13वें नंबर का प्रशासता, यह राजकीय घोषणाओं यानी सूचनाओं या आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? प्रशासता। तो साथियों यह सब आपको हाईलाइट दिख रहे हैं, आपको भी यह अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको भी यह सभी प्रश्न हाईलाइट करने होंगे। बात करते हैं अगले तीर्थ को लेकर नागरक, यह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यहीं पर आपको नोट ध्यान रखना है कि मौर्यकालीन जनगणना अधिकारी नागरक कहलाता था। अगला नोट ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में जनगणना मौर्य काल में हुई।
उसके बाद आपको अगला तीर ध्यान रखना है 15वें नंबर का दंडपाल। यह सेना की सामग्री जुटाने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाल। बात करते हैं 16वें नंबर का दुर्गपाल। यह आंतरिक दुर्ग का रक्षक। नेक्स्ट 17वां अंतपाल, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। बात करती है 18वें नंबर का मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी मंत्री परिषद का सर्वोच्च अधिकारी। तो साथियों हमने बात की नगर प्रशासन को लेकर। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन को लेकर। तो प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। यानी मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि मूलतः प्रांतीय व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय बिंदुसार को जाता है। बिंदुसार ने प्रांतों में उपराजकुमारों की नियुक्ति की। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के कलिंग विजय के साथ ही प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लेकर बात करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा प्रांतों के गवर्नर को राष्ट्रीय गवर्नर, कुमार या आर्यपुत्र कहकर संबोधित किया जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रांतों का प्रशासन सामान्यतः राजकुमारों को दिया जाता था या राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को भी दिया जाता था। यदा कदा यानी कभी कभी प्रांतपाल की नियुक्ति योग्यता के आधार पर भी होती थी। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रांतों के अधीन छोटे शासन केंद्र भी होते थे, जहां मामात्य की नियुक्ति की जाती थी। मामात्य कुमारों के अधीन होते थे। जैसे अशोक ने कलिंग विजय के बाद संपा को तोसली के राजकुमारों के अधीन कर दिया, ठीक वैसे ही कौशाम्बी पाटलिपुत्र के अधीन था, उज्जैनी के अधीन सौराष्ट्र हुआ करता था। यह आपने एग्जाम्पल देखे। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि अशोक के समय तक्षशिला, तोसली तथा उज्जैन में राजकुमारों की नियुक्ति की गई, जबकि स्वर्णगिरी में आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि तक्षशिला तथा उज्जैनी में प्रति 3 वर्ष बाद कुमारों की प्रशासनिक कार्यों की जांच हेतु महामात्य भेजे जाते थे, जबकि तोसली में प्रति 5 वर्ष बाद भेजे जाते थे। तो साथियों आपको यह सभी पॉइंट ध्यान रखने होंगे, क्योंकि आपसे 4 कथन देकर पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रांत थे और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन कौन से प्रांत थे? 4 ऊपर वाले, यानी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती। तो बात करें इनकी राजधानियों को लेकर। उत्तरापथ की राजधानी आपको ध्यान रखनी होगी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, मध्य देश की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी। जबकि चौथा पांचवा अशोक के समय प्रांत बन गए थे। जैसे अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और कलिंग की तोसली। तो अशोक के समय कौन सा बन गया था? कलिंग। आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि अशोक ने प्रांतीय अधिकारियों का स्थानांतरण करना प्रारंभ किया था तथा प्रांतीय नौकरशाही पर एक अधिकारी नियुक्त किया था। किस नाम से? चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ताकि वह उनके कार्यों की निगरानी कर सके। यानी नोट कर आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने एक तो प्रांतीय अधिकारियों के स्थानांतरण करना प्रारंभ कर दिया तथा प्रांतीय नौकरशाही पर एक चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ताकि वे उनके कार्यों की निगरानी कर सके। अब बात करते हैं साम्राज्य विभाजन को लेकर। तो साम्राज्य विभाजन में आपको ध्यान रखना होगा, सबसे ऊपर कौन आएगा? साम्राज्य यानी देश, उसके नीचे प्रांत, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। उसके बाद मंडल, मंडल के नीचे आहार यानी जिला या विषय के नाम से जानते हैं, और इस आहार से नीचे स्थानिक, उसके नीचे आता है द्रोणमुख, उसके नीचे इकाई है खारवाटिक, उसके नीचे इकाई है संग्रहण, और संग्रहण के नीचे इकाई है ग्राम। जैसे साम्राज्य का सम्राट होता था, प्रांतों में युवराज होता था, यानी युवराज यानी प्रांतपाल, और मंडल में कौन होता था? प्रादेशिक या प्रतिष्ठा के नाम से जानते हैं, और आहार में जो होता था विषयपति, और स्थानिक में क्या है? 800 ग्रामों का समूह होता था, और इसे क्या कहते थे? स्थानिक। द्रोणमुख, खारवाटिक और संग्रहण में आपको ध्यान रखना होगा 400 ग्रामों का समूह द्रोणमुख, 200 ग्रामों का समूह खारवाटिक, 100 ग्रामों कई जगह मिलता है, 10 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? संग्रहण।
और यहाँ पर वो होता था उसे क्या कहते थे, गोपा, और ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामीणी। तो साथियों बात की हमने साम्राज्य विभाजन को लेकर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। अगले पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक गोप के अधीन 10 गांव होते थे। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। गोप सामान्यतः लेखपाल के रूप में होता था। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में विषयपति को एग्रोनोमोई कहा है, जो कि जिले में निर्माण कार्य करवाता था। यानी मेगास्थनीज अपनी इंडिका में विषयपति को क्या कहा गया है, एग्रोनोमोई, जो कि जिले में निर्माण कार्य करवाता था। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को लेकर। तो पहले बात करेंगे प्रादेशिक व प्रतिष्ठा को लेकर, यानी जिसे प्रादेशिक या प्रतिष्ठा के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा प्रादेशिक व प्रतिष्ठा के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, स्थानिक व गोप के कार्यों की जांच करता था कौन, प्रादेशिक या प्रतिष्ठा। इस प्रकार स्थानीय जनपदीय इकाइयों के अधिकारी प्रधान न्यायिक कार्यकारी व राजस्व से संबंधित अधिकारियों का उपयोग करते थे तथा युक्त नामक अधिकारी की सहायता से अपना शासन संचालित करते थे। अब बात करें अगले अधिकारी को लेकर, युक्त। युक्त के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। यह केंद्र तथा स्थानीय शासन के बीच संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करता था, जो लेखाकार व राजस्व वसूली का कार्य भी करता था। कौन, युक्त। और युक्त के बारे में आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य ने युक्त को राजस्व यानी धन का अपहरणकर्ता बताया है। उसके लिए लिखा है कि जिस प्रकार मछली को जल में पानी पीते नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से युक्तों को धन का अपहरण करते कोई नहीं जान सकता। तो साथियों हमने बात की युक्त को लेकर। अगले प्रमुख पदाधिकारी को लेकर बात करते हैं, जिसका नाम है ग्रामीण या ग्रामिक। यह कौन होता था, गांव का मुखिया होता था। इसका निर्वाचन स्वयं ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था तथा यह वेतनभोगी नहीं था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख मिलता है। ग्रामीण किसानों से राजस्व एकत्रित कर राजकीय कोषागार में जमा करता था। यानी ग्रामीणी या ग्रामीण के नाम से जानते हैं, यह क्या करता था, किसानों से राजस्व एकत्रित कर राजकीय कोषागार में जमा करवाने का कार्य करता था। अब बात करते अगले प्रमुख अधिकारी को लेकर, प्रमुख पदाधिकारी को लेकर, जिसका नाम है राजुक। क्या नाम है, राजुक। तो राजुक के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि यह सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। कौन, राजुक। राजस्व व न्याय से संबंधित था। कौन, राजुक। राजुक के बारे में आपको ध्यान रखनी होगी कि राजुकों की नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के 27वें वर्ष की थी तथा उन्हें जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी भी प्रदान किए थे। यानी न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। किनको, राजुक को। राजुक के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के तीसरे शिलालेख में युक्त, राजुक व प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है। यह पॉइंट आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि अशोक के कौन से शिलालेख में उसके प्रमुख पदाधिकारी युक्त, राजुक व प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा कि राजुक को परिभाषित करते हुए लिखता है कि जिस प्रकार एक माता अपनी संतान को कुशल दाइमा के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी जनता को राजुक के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गया। ऐसा कौन कहता है, अशोक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर राजुक में कि राजुक जिला स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। राजुक मूलतः भूराजस्व तथा भूमि मापन से संबंधित अधिकारी था। यह अशोक के धम्म प्रचार में सबसे बड़े सहायक थे। कौन, राजुक। आपको नोट कर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई संभवतः राजुक ही था। यानी मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई संभवतः राजुक ही था। अब बात करते एक छोटे से रज्जु ग्राहक को लेकर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रज्जु ग्राहक कौन था। तो यह खड़ी फसल को देखकर राजस्व का अनुमान लगाने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, रज्जु ग्राहक। अगले के बारे में बात करते हैं प्रतिवेदक। प्रतिवेदक में आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने इस अधिकारी का उल्लेख अपने 6वें शिलालेख में किया है। यह जन कल्याण के कार्यों की सूचना देने वाला अधिकारी था। कौन, प्रतिवेदक।
उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रमुख पदाधिकारी धम्म महामात्र को लेकर। आपको पता है आपके इस मौर्य काल में धम्म महामात्र की कितनी बार प्रश्न इस धम्म महामात्र को लेकर आपसे पूछे गए हैं। तो धम्म महामात्र में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि धम्म महामात्र का उल्लेख अशोक के 5वें 12वें शिलालेख में तथा 5वें व 7वें स्तंभ लेख में किया गया है। यानी धम्म महामात्र का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया है? 5वें व 12वें में। कौन से स्तंभ लेख में किया गया है? 5वें व 7वें स्तंभ लेख में। उसके बाद आपको धम्म महामात्र में अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जनता के नैतिक उत्थान के हेतु नियुक्त किए गए कौन? धम्म महामात्र। इनकी नियुक्ति अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 13वें वर्ष की गई। किसकी नियुक्ति? धम्म महामात्र की। अशोक ने इनकी नियुक्ति अपने धम्म प्रचार प्रसार के लिए की। इनका प्रमुख कार्य जनता को धर्म प्रचार व दानशीलता के लिए प्रेरित करना था। आपको कार्य के बारे में पता चल गया, आपको नियुक्ति के बारे में पता चल गया और कब नियुक्ति की यह भी पता चल गया। अब आपको धम्म महामात्रों को लेकर अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक के काल में कारावास भुगत रहे अपराधियों के परिवार को आर्थिक सहायता देना तथा उन्हें सांत्वना देना इनका प्रशासनिक कार्य था। इसके अलावा अन्यायपूर्ण वध व अत्याचारों को रोकना भी इनका प्रमुख कार्य था। किनका? धम्म महामात्र का। उसके बाद आपको दो नोट ध्यान रखने होंगे। पहला नोट आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के 12वें शिलालेख में ब्रजभूमिक महामात्र यानी गौरक्षा हेतु तथा शस्त्राध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक के 12वें शिलालेख में ब्रजभूमिक महामात्र की नियुक्ति का तथा स्त्र्याध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। और ब्रजभूमिक महामात्र की नियुक्ति क्यों की गई? ऐसा उल्लेख मिलता है कि गौरक्षा हेतु तथा नगर में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारी होते थे जिन्हें रक्षण कहा गया है। यानी नगर में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारी होते थे जिन्हें रक्षण कहा गया है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि प्रादेशिक को वर्तमान के संभागीय आयुक्त के समान माना जा सकता था। यानी प्रादेशिक को क्या माना जाता था? वर्तमान में संभागीय आयुक्त के समान माना जा सकता था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, किसके बारे में बात करेंगे अपन? नगर प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? नगर प्रशासन के बारे में। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है। नगर प्रशासन का उल्लेख केवल मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में करता है। यानी मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? इंडिका की। तो मेगास्थनीज तो इस नगर प्रशासन का उल्लेख करता है, जबकि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं करता है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि नगर प्रशासन का उल्लेख करते हुए वह पाटलिपुत्र को मगध का सबसे बड़ा नगर बताता है। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा या पॉलीबोथा के नाम से संबोधित किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन निम्न प्रकार किया है। आपको ध्यान रखना होगा कि नगर के चारों ओर लकड़ी के मजबूत आयताकार या वर्गाकार या चौकोर परकोटा था, जिसमें 570 बुर्ज थे तथा 64 प्रवेश द्वार थे। यह 80 स्टेडिया लंबा यानी लगभग 16 किलोमीटर तथा 18 स्टेडिया यानी 3.5 किलोमीटर चौड़ा तथा मुख्य नगर के चारों तरफ 180 हाथ यानी 180 मीटर गहराई यानी 180 हाथ गहरी खाई थी। यानी नगर के चारों तरफ क्या थी? 180 मीटर गहरी खाई थी। ऐसा उल्लेख कौन करता है? मेगास्थनीज। किसके बारे में? पाटलिपुत्र नगर के बारे में। और वह उल्लेख करता है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्यों की एक समिति द्वारा संपूर्ण नगर का संचालन किया जाता था। बात करें 6 समिति कौन कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखनी होगी उद्योग समिति, दूसरी विदेशी देखरेख समिति, तीसरी जनगणना से संबंधित समिति, चौथी क्रय विक्रय समिति, 5वीं वस्तुओं की निरीक्षण समिति, 6वीं कर निर्धारण या बिक्री कर समिति। तो आपको इन समितियों के कार्य जो कोष्टक में लिख रखे हैं यह भी आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद आपको एक प्रमुख नोट ध्यान रखना है
कि मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को एग्रो, यानी इसे एक बार पुनः देख लेते हैं कि मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहकर संबोधित किया है, जबकि उसके अधीन एग्रोनोमोई नामक अधिकारी होता था, जिसे जिलाधिकारी के रूप में भी संबोधित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य जिले या नगर में निर्माण कार्य यानी सड़क व भवन तथा राजस्व वसूलना होता था। उसके बाद आपको मौर्यकालीन अधिकारियों के पद सोपान ध्यान रखने होंगे, यानी मौर्यकालीन अधिकारियों का पद सोपान। तो सबसे बड़ा कौन होता था? राजा। राजा से नीचे प्रांतपति यानी राजकुमार, प्रांतपति से नीचे महामात्य, महामात्य से नीचे समाहर्ता, समाहर्ता से नीचे विषयपति, उससे नीचे प्रादेशिक, प्रादेश से नीचे राजुक, राजुक से नीचे राजुक, राजुक से नीचे युक्त, युक्त से नीचे स्थानिक, स्थानिक से नीचे गोप। तो साथियों आज हमने मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर बात की है। अगली क्लास में हम मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, हम बात करेंगे मौर्यकालीन व्यापार को लेकर, हम बात करेंगे मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति को लेकर, सामाजिक स्थिति को लेकर, स्त्रियों की स्थिति को लेकर। यानी अगली क्लास में अपना मौर्यकाल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर करने का काम जरूर किया करें और आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।